everyone, welcome back to my YouTube channel. So we are discussing about electrochemistry of for the class 12th. और आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एज हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ लिया था एंड इलेक्ट्रोलिसिस कौन से इंस्ट्रूमेंट में होती है वो भी हमने कवर कर लिया था, लेकिन फिर से मैं अगर आपको रिकैप कराऊं तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसमें हमारी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं। एज हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस को हम पढ़ते हैं। पहली ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। तो जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑब्टेन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एंड वो जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। अगर मैं उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं, मैंने NaCl का एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो NaCl हमने क्या किया, हमने एक बीकर ले लिया है, बीकर में हमने मोल्टन NaCl ले लिया है। ठीक है, ये हम मेनली NaCl से Na पॉजिटिव को प्योर Na पॉजिटिव को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब जो सोडियम मैग्नीशियम जैसी मेटल्स होती हैं उनको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए वी यूज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो हमने दो इलेक्ट्रोड ले लिए हैं एंड यहाँ पे NaCl मोल्टन ले लिया, इन इलेक्ट्रोड को हमने आगे सेल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ध्यान रखना। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, एंड दूसरा जो राइट साइड पे है वो कैथोड है और ये नेगेटिवली चार्ज है, एंड यहाँ पे रिडक्शन होती है। अब जैसे कि व्हेनेवर वी स्टडी, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब भी स्टडी किया, तो अगर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है तो लोन एंड RnCp, तो यहाँ पे जो एनोड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। लेकिन हियर इज द वन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल कि यहाँ पे एनोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यहाँ पे क्या था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिवली चार्ज था, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। कैथोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज था तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो अगर हम बात करें कि जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम इसको देते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड्स में जाती है, इलेक्ट्रोड्स के जरिए इस मोल्टन NaCl में ये जाती है, तो हमारे जो NaCl है वो एक तरह से आयंस में ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, वहां पे एक केमिकल रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। तो अब क्या होगा, Na पॉजिटिव अब ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो वो Na पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, Cl नेगेटिव जो है वो आपके एनोड की तरफ जाएंगे। तो अगर हम बोलें कि एनोड पे आपकी Cl2 लिबरेशन होती है, बिल्कुल होती है, एंड कैथोड पे आपका जो है प्योर Na पॉजिटिव की डिपोजिशन वहां पे देखने को मिलती है। अब अगली बात ये आ गई कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे मैं एग्जांपल लूं, लेट हमने 5 एम्पियर करंट जो है वो पास किया है, तो कितना Na पॉजिटिव जो है वो आपका डिपॉजिट हुआ है या बना है। ठीक है, Na सॉलिड। ठीक है, इसी तरह से आपको Cl2 क्लोरीन गैस कितनी लिबरेट हुई है, कितना वॉल्यूम उसका लिबरेट हुआ है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इससे कोप अप करने के लिए हमारे जो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम है माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे सर थे। इन्होंने ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि कितनी क्वांटिटी आपकी डिपॉजिट होगी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे। तो इन्होंने डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अभी तक क्या था, अभी तक क्वालिटेटिवली चल रहा था कि आपके एनोड पे Cl2 आपका डिपॉजिट होगा एंड आपके कैथोड पे आपका Na सॉलिड जो है वो डिपॉजिट होगा एंड एनोड पे आपका Cl2 लिबरेट होगा। लेकिन माइकल फैराडे ने क्वांटिटेटिवली बात की कि कितना आपका लिबरेट होने वाला है एंड कितना आपका डिपॉजिट होने वाला है। तो उसके लिए ही गेव 2 लॉज, जिसको हम पढ़ते हैं एज अ फैराडेज
लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर हम वो 2 लॉज पढ़ेंगे जो इन्होंने फैराडे ने हमें दिए जब उन्होंने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हमें इलेक्ट्रोलिसिस का बताना चाहा। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी हम अगर फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडेज का, वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड, अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको पहले लिख दूं, दैट इज द अमाउंट of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current proportional to the quantity of electricity passed. Okay, through electrolyte। अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि कितना अमाउंट हमारा केमिकल रिएक्शन का होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, अमाउंट दैट इज कितना आपका कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो कितनी जो चीज़ है डिपॉजिट हो रही है, लिबरेट हो रही है, वो कितने अमाउंट में हो रही है। जब हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट हम डालते हैं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करंट। अगर आपने अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। लेट हमने 5 एम्पेयर करंट जो है वो पास किया, ठीक है, एंड इसमें आपका डिपोजिशन हो गई 10 ग्राम। ठीक है, डिपोजिशन इट्स जस्ट लेट। ओके, इसमें कुछ है नहीं। अगर हमने यहाँ पे 6 एम्पेयर पास कर दिया और यहाँ पे आपकी 12 ग्राम डिपोजिशन हो गई, तो मतलब जैसे जैसे आपका करंट जो है वो बढ़ता, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो डिपोजिशन की जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा। अपनी इस डेफिनेशन में फैराडे ने फर्स्ट लॉ में यही बताया है। ठीक है, तो अगर हम इनकी डेफिनेशन को लिखें, ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसको मैं एक बॉक्स में कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ताकि आप अच्छे से इसको ग्रैस्प कर पाएँ बात को। ठीक है, अब अगर हमने उसी को कि जो हमारी डेफिनेशन जो बोली, दैट इज द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इसको अगर हम फॉर्मुलेटिक वे में लिखें, दैट इज जो आपका अमाउंट ऑफ डिपोजिशन है, वेट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, या चार्ज जितना भी है। ठीक है, और अगर हम इसको किस तरह से, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट आ जाता है Z। ठीक है, Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वेयर Z इज क्या है? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम Q की बात करें, Q दैट इज चार्ज के इक्वल है कि जितना चार्ज हम पास करेंगे उतनी डिपोजिशन आपकी होगी। एंड चार्ज को हमें पता है, करंट को अगर हम बात करें I दैट इज इक्वल टू Q ओवर T, कि कितने टाइम में कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज इक्वल टू करंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाती है I इंटू T। तो जहाँ पे आपका I क्या है? करंट है। ठीक है, एंड T क्या है? टाइम। ठीक है, एंड जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इसकी क्या होती है वैल्यू? दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन फैराडेज कांस्टेंट। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
जो हमने ये Z कांस्टेंट ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम ये सब डाल के हम आपका अल्टीमेट फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो आपका ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ओवर आपका आ जाएगा फैराडेज कांस्टेंट, F से डिनोट कर देते हैं उसको, एंड यहाँ पे आप I लिख दो एंड यहाँ पे आप T लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये जो आपका जो ये फर्स्ट लॉ है जो बताता है कितना अमाउंट डिपॉजिट होने वाला है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रैवल कराने में, देने में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बेस के ऊपर अगर हम इक्विवेलेंट वेट मैंने निकालना आपको सिखाया है, ठीक है। आप तो वो देख सकते हैं। अगर मैं फिर से आपको बताऊं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अगर किसी ने पीछे लेक्चर में नहीं समझा है तो हम अभी समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट जो भी आएगा हमारी सब्सटेंस का, उसको हम n फैक्टर से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे n फैक्टर से, ठीक है। n फैक्टर क्या हो सकता है, n फैक्टर, ठीक है। एसिड के लिए ये हो जाएगी बेसिसिटी, ठीक है। बेस के लिए हो जाएगी एसिडिटी, ठीक है। एंड सोल्ट की बात करें तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई एक चार्ज लेना है। अगर मैं आपको इसकी आपकी इसमें एग्जांपल दूं, जैसे HCl ले लो, तो उसका बेसिसिटी कितनी है, कितनी वो H पॉजिटिव आयन दे सकता है, एक ही दे सकता है, तो यहाँ पे n फैक्टर आ जाएगा 1। H2SO4 की बात कर लूँ तो यहाँ पे कितने H पॉजिटिव दे सकता है, 2 H पॉजिटिव दे सकता है, तो यहाँ पे आपका n फैक्टर आ जाएगा कितना, 2। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें NaOH की बात कर लो, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। KOH तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब अगर हम सोल्ट की बात करें, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ही पॉजिटिव का देख के चल रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव को ही प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है तो आप सिर्फ 1 यहाँ पे इसका n फैक्टर लिखने वाले हैं। अगर AlCl3 हम करने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे आप देखो ये 3 पॉजिटिव जाता है और ये नेगेटिव, लेकिन ये 3 है। अगर मैं देखूँ ये 3 पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 3 × -1 जा रहा है, तो 3 नेगेटिव भी बना, एक का -1 है तो 3 का -3 हुआ ना। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेके ही चल रहे हैं तो +3, नेगेटिव चार्ज का भी आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जब भी n फैक्टर लिखना है तो उसमें प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से आप n फैक्टर निकाल सकते हो। अब अगर मैं आपको न्यूमेरिकल्स की इसकी थोड़ी सी बताऊं तो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। आपको बोला गया है कि आपका CuSO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस पर हमने 2 एम्पेयर करंट जो है 30 मिनट तक हमने डाला है। क्या किया है, 2 एम्पेयर करंट 30 मिनट तक डाला है एंड हमें पूछा गया है वेट ऑफ copper deposited, find out weight of copper deposited, ठीक है। अब हमने ये निकालना है। अब हमें क्या दिया गया है, हमें करंट दिया है, टाइम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो एक मेथड है दैट इज यूनिटरी मेथड अगर हम लगा सकते हैं। यूनिटरी मेथड जो है मेरे को बहुत आसान लगता है, ठीक है, यूनिटरी मेथड से चलना। अब यहाँ पे क्या है, एक कॉपर, यहाँ पे एक Cu2 पॉजिटिव आयन जो है वो क्या लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, एंड क्या बना देता है, कॉपर 1 कॉपर सॉलिड, ठीक है, ये 1 है। एक कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब हमारे पास मतलब
ये एक है, तो यहाँ 1 मोल कॉपर टू पॉजिटिव जो है वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लेगा एंड आपके पास 1 मोल क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड बन जाएगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज इक्वल टू आपका फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, कैसे, अगर आप यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 मोल है, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको अगर हम 1 मोल से करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको सोल्व करेंगे देन वी गेट द फैराडे कांस्टेंट जो आ जाएगा 96,500। ठीक है, एंड तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 फैराडे के इक्वल है। ठीक है, 1 फैराडे के इक्वल है। वेरी गुड, ये आपको ध्यान में रखनी है बात, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 फैराडे के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका 1 मोल CO2 पॉजिटिव को 1 मोल कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। अब हम इसको कैसे समझेंगे वो देखिए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे 2 मोल है, 2 मोल मतलब 2 फैराडे। ठीक है, बिल्कुल 2 फैराडे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 2 फैराडे जो हैं वो हमारे यूज हो रहे हैं फॉर 1 मोल कॉपर सॉलिड को बनाने के लिए। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसे एरो नहीं लगाने हैं। ठीक है, आपको पूरा प्रॉपर जो भी लिखना है। ठीक है, और 2 फैराडे को अगर हम और कैसे लिख सकते हैं कि हमारा कितना 1 मोल, मतलब अगर हम ग्राम में लिखें 63.5 ग्राम कॉपर जो है वो आपका क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है जब आप 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास फैराडे की वैल्यू अगर हम लिखें तो हमें पता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो मतलब इतनी हम ये पास करते हैं तो इतना आपके पास इतने 63.5 ग्राम कॉपर आपका डिपॉजिट होता है। ठीक है, ठीक है, इतना कूलम। लेकिन अगर हम 1 कूलम चार्ज पास करें, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप यूनिटरी मेथड करते हैं तो 63.5 ग्राम कॉपर डिवाइड बाय 2 इंटू 96,500। ठीक है, कूलम। ठीक है, इस तरह से। अब अगर हमने वेट निकालना है, ठीक है, वेट अब हमारे पास 1 कूलम का आ गया वेट। हमें पता है उसमें हमने पीछे क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला देखा पीछे, इक्विवेलेंट वेट ओवर क्या हो गया है, F हो गया है फैराडे कांस्टेंट इंटू I इंटू टी, या आप इसको Q भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आपको दिया है I दिया है, I इज गिवन दैट इज 2 एम्पेयर एंड टाइम भी गिवन है 20 मिनट। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड, दैट इज 30 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। इक्विवेलेंट वेट है CuSO4 का, दैट इज 63.5 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, ये सोल्ट है तो हम टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को हम लेंगे। तो 63.5 आपका मोलिकुलर वेट है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि CO2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, 2 आपका पॉजिटिव में भी 2 आ रहा है, नेगेटिव में भी 2 आ रहा है। ठीक है, एंड आपका F की वैल्यू पुट कर दो 96,500। ये 2 एम्पेयर आपको दिया हुआ है। ठीक है, I की वैल्यू 2 एम्पेयर। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका 30 इंटू 60 सेकेंड आपका दिया हुआ है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे देन यू गेट 1.184 ग्राम। ठीक है, आपको सोल्व करना है पूरा। ठीक है, इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल यूनिटरी मेथड से हो जाता है। उसी तरह से अगर हम एक न्यूमेरिकल और करें, ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट। अगेन कॉपर डिपॉजिट कितना हुआ है, ठीक है, कब, when 5 एम्पेयर करंट इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ CuSO4। जब हमने 5 एम्पेयर करंट जो है वो पास किया है कितने के लिए, 1 आवर के लिए हमने CuSO4 सोल्यूशन से पास किया है। बिल्कुल सेम है, डिफरेंस है आपके वैल्यूज में। ठीक है, तो आप क्या करोगे,
अगेन आप यूनिटरी मेथड लगा लो, ठीक है। इसका जो मोलिकुलर वेट है 63 पॉइंट आपका 5 है ग्राम, ठीक है। ये आपका होने वाला है, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपको पता है कॉपर यहाँ पे, सॉरी अगर मैं दूसरे पेन से लिखूं, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है कॉपर सॉलिड में, ठीक है। तो 1 मोल, 2 मोल, ठीक है, एंड 1 मोल। 1 मोल इक्वल टू 1 फैराडे, 2 मोल इज इक्वल टू 2 फैराडे, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, तो 2 फैराडे अगेन इक्वल टू 63.5 ग्राम, ठीक है। तो आपका 2 इंटू 96,500 किसके इक्वल है, 63.5 ग्राम। इतना आपने चार्ज आपने पास किया है तो इतना डिपॉजिट होगा। 1 कूलम आप चार्ज पास करोगे, देन 63.5 ओवर 2 इंटू 96,500, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला में 2 आ रहा है, ठीक है। इसी में आप मेथड में यूज करें तो वेट आप निकालोगे तो अगेन वेट बस आपने ये पुट करना है 2 इंटू 96,500 सेम एज इट इज 5 एम्पेयर आपका आ रहा है, और 1 आर दैट इज 60 इंटू 60 आपका आ रहा है, ठीक है। बस सोल्व करोगे इस चीज को तो आपके पास वेट आ जाएगा 5.92 ग्राम्स, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ फैराडेज ने जो दिया था। अब हम सेकंड लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं, दैट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस liberated by the same quantity of electricity ठीक है, passing through the electrolytic solution, passing through electrolytic solution are proportional to their chemical इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये सेकंड है कि कोई भी अगर आपका यहाँ पे Cl2 लिबरेट हो रहा है, यहाँ पे H2 लिबरेट हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पे 5 एम्पेयर आपने करंट पास किया, यहाँ पे भी 5 एम्पेयर करंट पास किया, एंड यहाँ पे आपकी जो लिबरेशन हुई सपोज कर लो 11.2 लीटर हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो है 11.2 लीटर हो गई, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे तो यहाँ पे कितनी हुई, ठीक है, इस तरह से। तो इट डिपेंड अपॉन कि जो ये डिपोजिशन हो रही है सेम करंट पास करने के बाद भी आपका डिफरेंट सब्सटेंसेस पे आपने सेम करंट पास किया है, तो जो डिपोजिशन हुई वो डिपेंड करेगी, वो प्रोपोर्शनल होगी इक्विवेलेंट वेट ऑफ दीज आपके केमिकल जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या है इसका, इसमें जो होगा आपका वो आएगा इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होने वाली हैं ये, ठीक है, Cl2 and H2 के। बहुत खूब। तो आपका जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आपका Cl2 का है और मॉलिक्यूलर वेट H2 का है, तो यहाँ पे आपका दिस इज प्रोपोर्शनल टू द Cl2 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2। तो इस तरह से ये आपका रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड लॉ आपका फैराडेज का बताता है कि हमने सेम अमाउंट जो है वो करंट पास किया है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, तो जो अमाउंट जो लिबरेशन होगी वो प्रोपोर्शनल होगा उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फैराडेज के जो लॉज हैं वो खत्म होते हैं, ठीक है। हमने COSO4 का एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे
Mg2 पॉजिटिव का ले लो, ठीक है। अगर हम Mg2 पॉजिटिव में, ठीक है, करंट पास करते हैं तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 फैराडे आएगा, ठीक है। Al3 पॉजिटिव है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे 3 फैराडे आएगा, ठीक है। बस दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। अब आगे जो आपका लास्ट टॉपिक है इस इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर का, वो है बैटरीज, ठीक है। बैटरीज हम उसको भी करते हैं, बैटरीज को, ठीक है। अब बैटरीज क्या होती है? बैटरी जनरली आपकी एनर्जी सोर्स होती है, ठीक है। उसको हम बहुत से सेल, हमने जैसे ये एक सेल एक का सिंबल हमने बनाया था, ठीक है, ये क्या है? ये सेल है, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा सेल्स को इकट्ठा करके मर्ज कर देते हैं तब हम क्या सीरीज में, ठीक है, सीरीज में जब हम क्या करते हैं, वी कनेक्टेड सेल्स मोर देन वन सेल, ठीक है, इन सीरीज। सीरीज अरेंजमेंट आपको पता होगा फिजिक्स में, अपने सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट देखिए तो सीरीज में आपने कनेक्ट करना है। वी कनेक्ट सेल्स मोर देन वन सेल की बात हो रही है, एक सेल तो सेल ही होगा, ठीक है। एक से ज्यादा जब सेल आपकी सीरीज में कनेक्ट होते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी का नाम देते हैं। और उसका जो सिंबल आता है तो आप देखो इस तरह से उसका सिंबल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 सेल आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अब अभी तक हमने जो बेसिकली गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया है, जहाँ पे केमिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा भी हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहाँ पे हमने दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके आपका केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। तो ये तो बेसिक सेल्स थे। अब हमारे जो बेसिकली ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये कनेक्ट होके आपके क्या बनाते हैं? बैटरीज बनाते हैं। तो बैटरीज हमारी 2 तरह की हो जाती हैं, ठीक है। बैटरीज हमारी हो जाती हैं 2 तरह की, एक तो होती है प्राइमरी बैटरीज और दूसरी हो जाती हैं सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। अब मैं आपको ज्यादा तो इसमें सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि एनोड की रिएक्शन क्या है, कैथोड की रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एनोड कैथोड किस चीज से बने हुए हैं, यही आपका इसमें मेन है, ठीक है। प्राइमरी बैटरीज में क्या होते हैं? ये एक बार यूज करके डेड हो जाती हैं, ठीक है, डेड आफ्टर वन यूज, ठीक है। और ये क्या है? ये आपकी रिचार्ज हो जाती हैं, ये रिचार्जेबल हैं। जैसे आपका इन्वर्टर हो गया, ठीक है, इन्वर्टर आपका जो भी है वो रिचार्जेबल है, ठीक है। अब मैं आपको जर्नली जो बैटरीज हमने प्राइमरी बैटरीज में हमने जो पढ़ना है वो है 2 हम पढ़ेंगे, ड्राई सेल हम पढ़ने वाले हैं एंड दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मरकरी सेल, ठीक है। तो ये अब इसमें हम प्राइमरी जो बैटरीज हैं इसमें हम ये यूज करने वाले हैं। प्राइमरी बैटरीज में क्या होता है? जो रिएक्शन है वो एक बार ही होगा, ठीक है। और एक बार रिएक्शन हो गया मतलब वो बैटरी आपकी यूज हो गई और वो बैटरी आपकी खत्म हो गई, ठीक है। फिर आफ्टर आप जितना भी वो टाइम लेगा एक रिएक्शन को करने के लिए, तो उस रिएक्शन को करने के बाद वो बैटरी कोई यूज की नहीं रह गई, वो बैटरी खत्म हो गई, ठीक है। और इसमें हम जो एनर्जी का सोर्स है, मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या है? गैल्वेनिक सेल है। मतलब इसका बेसिकली गैल्वेनिक सेल जो है वो सोर्स है। गैल्वेनिक डिफरेंट गैल्वेनिक सेल जो है वो जुड़ के ये आपकी ये प्राइमरी बैटरी बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट फेमिलियर जो आपके यहाँ पे है जो हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी बैटरी में, वो आपका है dry cell. Family example of this type is the dry cell which is used commonly for the
आपके जो क्लॉक्स में, ट्रांजिस्टर्स में यूज होती है ये द सेल। इस बैटरी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको मैंने 4-5 चीजें जो बताई हैं, एनोड किससे बना होता है, कैथोड किससे बना होता है, एनोड कैथोड की रिएक्शंस क्या है, ओवर रिएक्शन क्या है, ठीक है, ये 5 चीजें आपने यही समझाऊंगी मैं। बाकी जो मैं बोल रही हूँ, अगर आपको वो, मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करती हूँ, तो आप एनसीईआरटी खोल के आप इसको साथ साथ आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स में ये यूज होती है। द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर। अब आपके पास क्या है, अगर मैं इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो आपके पास एक जिंक का क्या है, कंटेनर है, ठीक है, ये किसका है, जिंक का, ठीक है, और ये एक एनोड की तरह करता है, बिल्कुल, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एनोड की तरह क्या है, जिंक का कंटेनर। एनोड पे ये आपका जो ड्राई सेल है, यहाँ पे हम ड्राई सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ड्राई सेल में क्या है, जिंक का कंटेनर जो है वो आपका एनोड का काम करता है। एंड कैथोड क्या है, वो कार्बन है, दैट इज ग्रेफाइट रोड, वो हमने बीच में डाली हुई है, ठीक है। ये क्या है, ग्रेफाइट रोड है, ये आपका कैथोड का काम करती है। मेनली आपको यही 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब क्या है, और ये जो ग्रेफाइट रोड है, इसके अराउंड हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो क्या डाला है, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन का पाउडर, ठीक है, क्या है, MnO2 प्लस कार्बन, हाँ, ब्लैक, और साथ में ये जो यहाँ पे हमने अमोनियम क्लोराइड भी डाला है, उसका पेस्ट डाला है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए कि आपका कैथोड किससे बना है, एनोड किससे बना है, और आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया हुआ है, ठीक है। अब हम करेंगे एनोड की रिएक्शन। व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड। एनोड की रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है एनोड जो है वो जिंक से बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 5 चीजें, जिसमें से 5 चीजें जिसमें से 3 आप पढ़ चुके हैं, एंड अब चौथी पढ़ रहे हैं। एनोड आपको पता है जिंक से बना है, तो वहां पे जिंक जो है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, तो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड कैथोड पे क्या होगा, कैथोड आपको थोड़ा समझने का है, कैथोड की रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका MnO2 जो है वो NH4 पॉजिटिव के साथ एक इलेक्ट्रॉन, एंड ये रिएक्शन कैथोड पे होती है। आपको ये क्या करनी है, एक तरह से लर्न ही कर लेनी है, ठीक है। आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी बैटरी में ये रिएक्शन हो रही है, बैटरी पहले से बन चुकी है, ठीक है। एनोड पे आपकी ये रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे आपका ये MnO2 की रिडक्शन एक तरह से हो रही है, ठीक है। तो अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन, MnO2 मैग्नीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है किसमें से, यहाँ पे +4 है, और यहाँ पे ये जा रहा है +3 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे ये 0 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ हो रही है रिडक्शन, ठीक है। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये था आपका, अब ओवरऑल रिएक्शन इसका बस इसको जोड़ना है, इसको जिंक, बस इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर दो, इनको मल्टीप्लाई विद द 2, ठीक है, एंड जस्ट इसको प्लस कर दो। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिंक सॉलिड प्लस 2 MnO2 प्लस 2 NH4 पॉजिटिव, और ये आपका कट जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस MnOOH प्लस आपका NH3। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ये आपका ड्राई सेल हो गया। अब आपका मर्क्यूरी सेल से जो बनता है बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट हम वो पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें क्या है,
मर्क्यूरी सेल सुटेबल फॉर द लो करंट डिवाइसेस लाइक आपके हेयरिंग एड्स होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है तो वो कान में मशीन लगाते हैं, तो उसमें ये मर्क्यूरी सेल यूज होता है, ठीक है। वॉचेस में यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिंक मर्क्यूरी एमलगम एज ए एनोड होगा। अगर मैं एनोड की बात करूं, डायग्राम आप देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका यही है, जिंक मर्क्यूरी एमलगम। जब भी हम किसी मेटल का मर्क्यूरी के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, तो दैट इज अमलगम, ठीक है। जिंक मर्क्यूरी अमलगम इसमें जो है वो प्रेजेंट है। तो एंड पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज द कैथोड। कैथोड पे क्या है इसका HgO का प्लस आपका कार्बन, ये आपका कैथोड है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की हम अगर बात करें मर्क्यूरी सेल में तो इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है आपका पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO, ठीक है। तो ये आ जाता है इसका इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारी जो चौथी बात आती है दैट इज एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो एनोड पे यहाँ पे आपको पता है जिंक मर्क्यूरी अमलगम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, ये क्या करता है 2OH नेगेटिव लेता है एंड यहाँ पे ZNO बनता है सॉलिड प्लस H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाते हैं, और ये आपका एनोड का रिएक्शन है। कैथोड पे अगर हम बात करें, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, ठीक है। कैथोड पे आपका जो HgO है जो वो आपका वाटर से रिएक्ट करेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। एंड Hg लिक्विड आपको पता है ये लिक्विड में होता है एंड 2OH नेगेटिव आपका ये निकाल देगा। तो यहाँ से आपकी दो चीजें ओवरऑल रिएक्शन में कट होंगी, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये OH नेगेटिव, देखो ये ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है। तो बाकी इन सब को छोड़ के जो आपका ओवरऑल रिएक्शन जो आपका बनता है वो बन जाता है जिंक मर्क्यूरी का अमलगम प्लस HgO सॉलिड, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है जिंक ऑक्साइड सॉलिड में और Hg लिक्विड में। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। बस आपको ये चीजें लर्न करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो प्राइमरी सेल्स का हो गया, प्राइमरी बैटरीज का हो गया, जो कि एक तो ट्राई सेल से बनती थी जिसमें ये रिएक्शन होता है एंड मर्क्यूरी सेल से जो बनता है। अब प्राइमरी बैटरीज में क्या होता है, ये एक बार रिएक्शन हो जाए देन डेड हो जाती हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम सेकेंडरी बैटरी का बात करें, ठीक है, सेकेंडरी बैटरीज की, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। सेकेंडरी बैटरीज में हम जो पढ़ने वाले, इसमें क्या होता है, ये रिचार्जेबल है मोस्ट कॉमनली अगर हम बोलें तो, ठीक है। मतलब आपका एक बार रिएक्शन हो गया देन अगेन ये रिचार्ज हो जाती हैं। जैसे कि हम इन्वर्टर, हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल लें, आजकल हर घर में इन्वर्टर है, ठीक है। तो रिचार्ज हो जाते हैं, वो एक बार यूज करेंगे डिस्चार्ज हो गया देन वो रिचार्ज होते रहते हैं, तब भी तो वो आप दूसरी बार यूज कर ले तो जब लाइट चली जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकेंडरी, अब अगर मैं बोलूँ सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। करंट पास करोगे तो रिचार्ज आपका हो जाएगा। तो ये अगेन एंड अगेन यूज हो सकता है। ए गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग। जितनी ज्यादा आपकी डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग होंगी उतना अच्छा वो सेकेंडरी सेल होगा। तो ऐसे सेल से बनने वाली बैटरीज को हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब इसमें जो हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। एंड कॉमनली यूज इन, जो है हमारी ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स में यूज होती है। किसमें, ऑटोमोबाइल्स, जो आप देखते हो बसों में आपकी बैटरीज या गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में मतलब वो होती हैं लेड स्टोरेज बैटरीज, वो आपकी रिचार्ज होती रहती हैं। और इन्वर्टर्स, ठीक है, इन्वर्टर्स मैंने आपको बताया था, अभी एग्जांपल दिया। अब इसमें क्या होता है, हम इसी को पहले कर लेते हैं। इसमें एनोड की अगर हम बात करें कि एनोड क्या है,
एक मिनट, एनोड है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, लेड का एनोड है, एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, वो कैथोड है आपका। मतलब कैथोड पे क्या है, लेड सॉलिड आपका एनोड हो गया, कैथोड आपका हो गया आपका लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका कैथोड हो गया। ये 38% सोल्यूशन। एंड आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया जो आपने डाला है, ठीक है, ये वो हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। कितना, 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। अब मेन बात आती है कि रिएक्शंस क्या होते हैं, आपका एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड पे क्या है, एनोड आपका जो है लेड सॉलिड से बना हुआ है। तो Pb सॉलिड जो है वो SO4 नेगेटिव जो आपका इस इलेक्ट्रोलाइट से आता है उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एंड आपके पास PbSO4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है तो निकलेगी। और कैथोड पे आपका क्या रिएक्शन होने वाला है, वो होगा, आपको पता है वो उसमें PbO2 जो है वो रिएक्ट करेगा SO4 नेगेटिव, क्योंकि कैथोड पे मेनली यही है। ठीक है, ये एक्वस आपका इलेक्ट्रोलाइट से आया SO4 नेगेटिव, और ये 4 हाइड्रोजन भी वहीं से आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, एंड देन अब वो बनाता है PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। ठीक है, क्या करता है PbO2 वो रिएक्ट करता है SO4 नेगेटिव, 4 हाइड्रोजन H पॉजिटिव सॉरी एंड 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है जो ये इसने छोड़े हुए हैं, एंड PbSO4 एंड 2 वाटर लिक्विड बना लेता है। एंड व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब हम ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर बढ़ रहे हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी जो सेम चीजें हैं, ठीक है, वो कट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो Pv सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस H2SO4, ये आयंस में जो है वो आप उसमें लिख सकते हो 2H2SO4 है ये। ठीक है, एक्वस उसको जोड़ के H2SO4 की ये यूज हो रहे हैं, तीनों चीजें यूज हो रही हैं। एंड आपके पास PbSO4 बन रहा है, ठीक है, और पानी बन रहा है। तो ये क्या था आपका ओवरऑल रिएक्शन था। आपको यही चीजें लर्न करनी होती है किसी भी बैटरी में। ठीक है, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स। जब ये तो था डिस्चार्जिंग का, ठीक है, ये डिस्चार्जिंग का रिएक्शन था। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप जब चार्जिंग करेंगे रिचार्जिंग पे ये जो आपका रिएक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। फॉर रिचार्जिंग की बात करें अगर हम, दिस रिएक्शन इज रिवर्स्ड। अब तब आपका PbSO4 आपका ब्रेक होगा। ठीक है, रिवर्स्ड, एंड वो Pb सॉलिड ने PbO2 बना देगा एंड ये बना देगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं कि फॉर रिचार्जिंग आपका ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स्ड हो जाएगा। PbSO4 एंड वाटर रिएक्ट करेंगे एंड आपका PbO2 एंड H2SO4 आपका बनाएंगे। अब जो लास्ट आपका जो टॉपिक है सेकेंडरी बैटरी का, वो है निकल कैडमियम सेल को यूज करके जो बैटरी आपकी बनाई जाती है। ठीक है, निकल कैडमियम सेल। ठीक है, वही हमने 5-6 चीजें देखनी है इसमें भी। ठीक है, कि एनोड किस चीज से बना है, कैथोड किस चीज से बना है, इसका जो है इसका लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, इट हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल। बट ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, टू मैन्युफैक्चर। तो इसमें आपका जो वर्किंग ऑफ द सेल एंड द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपके पास क्या है, इसका जो रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन ही आपको इसका दिया हुआ है
ठीक है, आपके सिलेबस में। तो ओवर रिएक्शन अगर हम देखें तो कैडमियम सॉलिड वो आपका ये निकल OH थ्राइस सॉलिड, ये कैडमियम ऑक्साइड बना लेता है सॉलिड, एंड निकल डाइऑक्साइड बनाता है इस तरह से, ठीक है। और आपका ये भी सॉलिड है और आपका वाटर लिक्विड बनाता है। अगेन जब आप ये डिस्चार्जिंग का है रिएक्शन, ठीक है, जब आपने रिचार्जिंग करनी है तो आप इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि मेनली अब जो लास्ट आपका फ्यूल सेल भी आता है, फ्यूल सेल एंड आपको करोजन। फ्यूल सेल अगर मैं बताऊं ये भी एक तरह का गैल्वेनिक सेल है जो डिजाइन करते हैं हमारे एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स। हम क्या करते हैं, जैसे आपका कोई भी प्लांट है, हाइड्रोथर्मल प्लांट है, वहां के क्या हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हम उससे क्या करते हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एक्सेट्रा ये आपका ऑब्टेन करते हैं और उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल है, ठीक है, फ्यूल सेल, इसके ऊपर नोट आ जाता है, ठीक है, इसके ऊपर नोट आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक लेड स्टोरेज बैटरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर नोट आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये वाली, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप बोर्ड की बात करें तो इस पे नोट आ जाएगा। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो ये एनोड कैथोड की रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि एनोड किससे बना है, कैथोड किससे बना है। लेकिन मेनली एनोड कैथोड से ज़्यादा जो अगर देखी जाए तो एनोड कैथोड की जो रिएक्शन है वो पूछी जाती है, ठीक है। एंड कई बार डिस्चार्जिंग की पूछ लेते हैं तो बच्चे क्या कर जाते हैं कंफ्यूजन में, डिस्चार्जिंग की ही रिएक्शन को टिक कराते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। फ्यूल सेल जो मोस्ट कॉमनली है दैट इज हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू वार्म वाटर, जिसमें हम क्या होता है, वाटर का प्रोडक्शन होता है। क्या हो गया है, इस तरह से आपका सेल है, इसके 3 आउटलेट हैं, ठीक है। इसमें यहाँ से आपने वो H2 डाला है, यहाँ से आप O2 डालते हैं, यहाँ पे आपका एनोड है, दिस इज एनोड नेगेटिवली चार्ज, तो ये एक तरह का गैल्वेनिक सेल है। और यहाँ पे आपका क्या है, कैथोड है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है, ठीक है। तो दिस इज द, अब क्या होगा कि यहाँ पे आप H2 एंड O2 को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपने कोई भी डाला है, यहाँ पे आपका क्या बनता है, वाटर बनता है। तो अपोलो स्पेस स्टेशन जो है वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड ये हैं, ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपका ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड की तरफ दोनों तरफ से आपका जो है H2 एंड O2 आपका क्या करेंगे, पंप करेंगे, इन बीच में आपका NaOH सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, तो जो कैटलाइज वो रिएक्शन कैटलाइज करेगा एंड देन आपका वाटर निकल के आएगा। और ये जो वाटर है वो अपोलो स्पेस स्टेशन जो है वो यूज करता है, एस्ट्रोनॉट्स को भी वाटर में थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी दी जाती है, मतलब ये वाटर यूज किया जाता है। एस्ट्रोनॉट ऊपर स्पेस में जाते हैं तो वहां पे वाटर का सोर्स क्या होगा, तो वहां पे फ्यूल सेल जो है वो लगा हुआ पड़ा रहता है, तो वाटर वहां से आता है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट जो है वो फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम, इस तरह की मेटल जो है वो यूज होती है एज अ कैटलिस्ट, ताकि वो एनोड एंड कैथोड इन इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शंस को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो अब एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन, अगर हम एनोड की रिएक्शन देखें, ठीक है, यहाँ पे एनोड की रिएक्शन क्या हो गई है, O2 गैस है, ये आपका 2H2O लिक्विड, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 OH नेगेटिव, सॉरी ये कैथोड की रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ कैथोड, ठीक है। कैथोड पे आपका O2 जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड OH नेगेटिव बनाता है। किस तरह से रिएक्ट करता है, इस तरह से वाटर के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। और एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है, एनोड पे
वोट ये देखो एनोड की तरफ से हम H2 डाल रहे हैं, तो H2 जो गैस है वो इस 4OH के साथ जुड़ता है, ठीक है, एक्वस, एंड वो बना देता है 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, ठीक है, इसका अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में इसका आ जाता है 2H2 गैस वो O2 से कंबाइन करती है जो गैसेस ही है और वाटर लिक्विड बना देती है। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। और the cell runs continuously as long as the reactions are supplied. Fuel cell produce electricity with the efficiency of 70% compared to the thermal power plant. अब जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अल्टीमेटली लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज करोजन, ठीक है। कोरोजन, जंग लगना तो सबने देखा हुआ है, लोहे को जंग लग जाता है, ठीक है, ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर हम देखें तो वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्या होता है, कोई भी जो सरफेस है मेटालिक ऑब्जेक्ट का वो ऑक्सीजन के साथ ट्रेक करता है, ठीक है, एंड ऑक्सीडाइज, एक तरह से कहते हैं ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। आयरन, मेनली आयरन आपने देखा होगा, लोहे की जंग लग जाता है तो वो ऑक्सीडाइज कहते हैं, ऑक्सीडाइज हो गया ये, तो इसको जंग लग गया है, ये आपने हवा में, पानी में रख दिया है, मॉइस्चर में रख दिया है, तो ये इसमें जंग लग गया है, ठीक है। इट कॉज एनॉर्मस डैमेज ऑफ मेटल स्पेशली दैट ऑफ आयरन, आयरन का मोस्ट कॉमनली देखा है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे हमारा एक तरह से करोजन ऑफ आयरन कॉमनली नोन एज रस्टिंग अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तभी कहते हैं ना बारिश में भीगने देना लोहे को, हवा के कांटेक्ट में तो आता ही रहता है, अगर वो पानी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो उसको जंग लग जाएगा। तो मेनली जो ये रस्टिंग है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मेनली, ठीक है, occurs in presence of water and oxygen, ठीक है। तो अब होता क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पॉट ले लो, एक ऑब्जेक्ट पे जो आयरन से बना होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होती है, जो और वो स्पॉट जो है वो एनोड की तरह एक्ट करता है। मतलब आपका कोई इस तरह से आयरन है, वहां पे ऐसे कुछ मतलब रोड है, वहां पे इस तरह से कोई डिप्रेशन है, ठीक है, तो वो स्पॉट जो है, ठीक है, ये करेगा एज अ एनोड काम, ठीक है, समझ आ गया। अब एनोड पे क्या, ये आयरन की रोड है, Fe रोड है, यहाँ पे कोई स्पॉट है, ठीक है, जो डिप्रेशन टाइप आप रख लो, ठीक है, जहाँ पे आपका वाटर भी आके एक्यूमुलेट हो सकता है, आपका ऑक्सीजन भी कांटेक्ट में, ऑक्सीजन भी आ सकती है, एक तरह से आपका एक रिएक्शन साइट ये हो गई, तो ये एनोड की तरह काम करेगा। तो एनोड पे यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, एज ये आयरन रोड है, ठीक है, तो आयरन सोलिड वो क्या करेगा, 2 पॉजिटिव में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 1 के 2 जाते हैं तो 2 के 4 ही जाएंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए एट एनो, इस स्पॉट पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के बाद रिलीज हुए ये, ठीक है, स्पॉट पे वो मेटल के अंदर जाएंगे, ठीक है, ठीक है, मेटल के थ्रू वो मूव करेंगे एंड गो टू अनदर स्पॉट, ठीक है, वो अनदर स्पॉट की तरफ जाएंगे, ये यहाँ पर, ठीक है, दूसरी स्पॉट तक पहुंच गए, ठीक है, एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या करेंगे वो एट सेकेंड स्पॉट these electrons reduce oxygen in presence of H positive, ठीक है, जो आपका कहाँ से हाइड्रोजन आयन इन द वाटर में ऑल्सो भी अवेलेबल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड। तो कैथोड पे मतलब आपका दूसरा स्पॉट जो है उस पे ये आपका काम होने वाला है, एक स्पॉट पे आपका ये हो रहा है,
ठीक है। जहाँ पे एक स्पॉट है आयरन का डिप्रेशन टाइप है, वहां पे पानी भी आ रहा है, ठीक है, आपका ऑक्सीजन का कंटेंट हो रहा है, तो वहां पे ये एक पे ये हो रहा है और दूसरा स्पॉट है वहां पे ये ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। दूसरी जगह वो पानी के H पॉजिटिव या जो भी CO2 ऑक्सीजन एंड पानी के साथ रिएक्ट करके जो आपका बनता है, ठीक है, H2CO3, ठीक है, तो उससे जो H पॉजिटिव आते हैं वो रिएक्ट करते हैं। देखो तो कैथोड पे क्या आपका रिएक्शन होने वाला है, कैथोड पे आपका रिएक्शन मेनली यही होने वाला है कि Fe सॉलिड जो है वो O2 सॉरी ये तो ओवरऑल रिएक्शन है। O2 गैस जो है वो 4H पॉजिटिव के साथ एक्वस के साथ एंड 4 इलेक्ट्रॉन लेती है एंड आपके पास क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो उसमें आ जाता है कि जो आयरन है सॉलिड वो ऑक्सीजन के साथ एंड H पॉजिटिव के साथ आपका रिएक्ट करती है, ठीक है, एंड आपका ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है, एंड यहाँ पे पानी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप देखो यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज हो रही है। इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, एक स्पोर जो है वो आपका एनोड का काम करेगा, ठीक है, जो एक डिप्रेशन है आयरन एटम में वहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, एंड वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो बने हैं वो रोड के थ्रू दूसरे डिप्रेशन की तरफ जाएंगे जहां पे आपके पास एयर एंड वाटर का कंटेक्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली वो हर जगह है, ठीक है, दूसरे स्पॉट की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो H पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका वाटर मॉलिक्यूल आपका जनरेट करते हैं। तो इस तरह से एक तरफ आपकी डिप्लीशन होती जाती है आपकी आयरन की, तो रस्टिंग आपकी ऑक्सीडाइज, और ओवरऑल आप देखें तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन मेटल, ठीक है। तो अब इसकी प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसी मेटल की ऊपर कोटिंग कर देते हैं जो ज्यादा इफेक्ट नहीं होती ऑक्सीडेशन से, ठीक है, जैसे जिंक की कर देते हैं, टिन की कर देते हैं, ठीक है, जो इनर्ट है और रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी कोटिंग कर देते हैं हम आयरन के ऊपर, या जो ऐसी मेटल जो ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाती है। मेनली जो कॉमनली हमने देखी है वो आयरन ही देखी है, तो आयरन का मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, विच करोड इटसेल्फ, बट अब क्या होगा, वो धीरे धीरे करोड करेगी, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, इस तरह की अनदर मेटल, अगर हम सेक्रीफाइजल मेथड इसको कहते हैं कि हमने दूसरा कोई मेथड हमने यूज किया है, दूसरा कोई मेटल हमने यूज किया है फॉर द कोटिंग, एंड वो धीरे धीरे आपकी करोड होती है, वो खुद को करोड कर लेगी, लेकिन आपकी अंदर की जो मेन मेटल है दैट इज आयरन, वो उसको करोड नहीं होने देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो फिनिश होता है। प्लीज सुजेस्ट आगे कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। मैं तो अभी ऑर्गेनिक शुरू करने वाली हूँ। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थैंक यू विद इट।